अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग पॉइंट। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हमने कंप्लीट चैप्टर 1, 2, 3 सारे जितने भी चैप्टर हैं 7 चैप्टर तक डिस्कस किए थे। जितने भी उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस, क्वेश्चंस, एक्सरसाइज सब कुछ हमने किया हुआ है। उसकी वीडियोज़ जो है वो आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट पे। आज का लेक्चर जो है वो हमारा MCQs के रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इसका नाम है। आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। उसके MCQs हम डिस्कस करेंगे जितने के हैं उसके अंदर आपकी बुक के अंदर। ठीक है, तो आप अपनी बुक ओपन कर लें। वैसे मैं यहाँ पे आपको बुक साथ साथ शो करवाता जाऊँगा। इसके MCQs जो है ना वो सारे के सारे तकरीबन कंसेप्चुअल MCQs हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको हर एक MCQs का कॉन्सेप्ट दूँ। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ जो है बर वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक आपने टिक करना होता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के MCQs अगर मैं बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है, तो चलते हैं जी, पहला MCQs इसका करते हैं डिस्कस। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कार्ड। अच्छा, सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस बाउंड्री को कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करूँ तो यहाँ देखें जी, मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ एक। अच्छा, डायग्राम को जो है ना वो अगर सर्कल टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाए तो आपने जो है गुजारा करना है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास सर्कल है तो ये इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, ये वाले जो इसकी हम कर लें कि इस तरह से ये वाली जो है इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये सारे का सारा इसकी बाउंड्री। ठीक है, तो बेसिकली सर्कमफेरेंस जो है वो सर्कल की बाउंड्री होती है। तो हम देखते हैं MCQs के अंदर कि क्या आंसर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कॉर्ड, सेगमेंट, बाउंड्री। तो अच्छा, यहाँ पे ना इसके 3 MCQs है, 3 ऑप्शंस हैं। तो आपको पेपर में बिल्कुल 3 नहीं ऑप्शन आएंगे, 4 ही ऑप्शन होंगे, उसमें से आपने टिक करना होता है। ठीक है, चौथी कोई भी और अदर MCQs के अंदर डाल सकते हैं। तो ये बाउंड्री है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये उन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं कार्ड और सेगमेंट, यह क्या चीज़ होती है। तो मैं आपको कार्ड और सेगमेंट का कॉन्सेप्ट देता हूँ सबसे पहले। इसकी सर्कमफेरेंस का तो आपको पता चल चुका है कि ये बाउंड्री है। ठीक है, अच्छा, कार्ड क्या होती है? कार्ड होती है जी एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इस तरह से टच करता है। ये देखें, ये इस तरह से, इसको कहते हैं जी कॉर्ड। ठीक है, लाइन सेगमेंट होता है। इसको मैं क्या लिखूंगा जी, ये कॉर्ड है। ओके, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था। तो जबकि उसने तो बाउंड्री पूछी तो सर्कमफेरेंस। अच्छा, दूसरा ऑप्शन था, मेरे ख्याल में सीकेंट लाइन है, दोबारा देख लेते हैं बुक पे। दूसरा ऑप्शन है, सॉरी, सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट ये होता है, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो सेगमेंट होता है जी जो आपके पास कॉर्ड है और उसकी करस्पॉन्डिंग आर्क है। यहाँ से यहाँ तक ये आर्क है और ये कॉर्ड है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेगमेंट तो नहीं था हमारे पास, बाउंड्री थी। तो बाउंड्री क्या होती है जी, उसकी सर्कमफेरेंस को बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में पहला MCQs आपका क्लियर हो चुका है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड बाउंड्री। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, आप इसको क्लिक कर लें। उसके बाद देखें जी, नेक्स्ट है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल। अच्छा, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं, कॉर्ड को और सीकेंट लाइन को बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं। मैं आपको ये बात क्लियर करवाता हूँ। यहाँ से दोबारा से हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है। तो अगर मैं इसके लाइन सेगमेंट ऐसे, ये देखें यहाँ तक, अभी तक ये क्या है हमारे पास, कॉर्ड है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के और ऐसे कर दूं, अभी भी ये कॉर्ड है जब तक हम इसके ऐसे एरो हेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसने कहा है कि लाइन हमारे पास क्या है, लाइन है, सेगमेंट नहीं है। ये हमारे पास होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, और जो लाइन होती है उसकी दोनों साइड पे इस तरह से एरो हेड होते हैं, इसको लाइन बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, लाइन है, और ये लाइन सेगमेंट है। साथ साथ बातें क्लियर करते जाएं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना कॉन्सेप्ट्स हैं और ये मिक्स होने वाले होते हैं। इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं और इसको लाइन बोलते हैं। अब देखें ऑप्शन की तरफ देखते हैं, उसमें उसने MCQs में क्या कहा हुआ है। उसमें कहा हुआ है अ लाइन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट क्या करती है जी, कट करती है 2 पॉइंट्स पे। ये देखें, एक इस जगह पे उसने कट किया और एक इस जगह पे कट किया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है जी सीकेंट लाइन। क्या बोलते हैं जी, सीकेंट लाइन। ठीक है, तो मेरे ख्याल में बात क्लियर होगी आपको।
तो नेक्स्ट चलते हैं जी, उसके बाद एमसीक्यूज देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहले लिखा हुआ जी टेंजेंट लाइन, सीकेंट लाइन और कॉर्ड। अच्छा, कॉर्ड तो आपको बता चुका हूँ, सीकेंट भी आपको बता चुका हूँ। टेंजेंट लाइन क्या होती है? टेंजेंट लाइन यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे, ये देखें, अगर मैं इस जगह पे एक ऐसे लाइन ड्रा कर दूँ, ये देखें, ये ठीक है। तो ऐसी लाइन होती है जो सरकम को बाउंड्री पे एक पॉइंट पे टच करके जाती है, उसको हम कहते हैं जी टेंजेंट लाइन। इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। तो बातें क्लियर करनी, यहाँ पे मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट साथ ही इकट्ठा करके बताता हूँ कि एक ही डायग्राम में सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएं। तो ये हमारे पास कॉर्ड है, ये वाली, ठीक है। इसको हम सीकेंट लाइन बोलते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, और इसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ओके, तो बातों को आपने मिक्स नहीं करना। ये टेंजेंट लाइन है जो सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट पे टच करके जाती है। देखें इस जगह पे इसने टच किया है, तो टेंजेंट लाइन। और ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पे, ये देखें, एक इस जगह पे इंटरसेक्ट किया उसने और एक इस जगह पे किया, तो इसको आप बोलते हैं सीकेंट लाइन। और ऐसी लाइन सेगमेंट, ये लाइन है दोनों, ये लाइन सेगमेंट है, तो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, उसको हम कहते हैं जी कॉर्ड। तो इसके अलावा एक और साथ आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि अगर हम इस तरह इसका सेंटर मान लेते हैं सर्कल का, तो ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर में से पास होती है उसको बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। तो चलते हैं बुक की तरफ, और इस तरह अब हम जल्द अज जल्द जो है ना वो इसके एमसीक्यू साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि डायग्राम्स हम इसकी बना चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखें जी, लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट लाइन, ऑप्शन बी इसका सही है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू देखें, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क। तो चलें इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम को मैं रहने देता हूँ, चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि आगे एमसीक्यूज शायद इस तरह के आए। तो ये देखें, ये सर्कल थोड़ा सा इस पोर्शन को जो है ना वो हम स्किप किया, मैं इसको दोबारा ड्रा करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ इस तरह से। उसने कहा है कि दो रेडियस, ये देखो, एक ये रेडियस है और मान लेते हैं जी एक ये रेडियस है, दो रेडियस और उससे बनने वाली करस्पॉन्डिंग कार्ड। तो उसके बीच में जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है जी? सेक्टर होता है। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो देखें, ये नीचे भी ये रेडियस और ये भी तो पोर्शन है, तो ये भी है सेक्टर। ये है छोटा, तो इसलिए कहते हैं इसको माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर। और ये बड़ा है तो इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्लियर है बात? तो अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। उसने कहा द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। तो सेगमेंट के बारे में ये देखें, इस एमसीक्यू में बता चुका हूँ, कार्ड के बारे में भी बता चुका हूँ। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। 3 एमसीक्यूज का ऑप्शन ए आंसर है। उसके बाद देखें, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे बनाते हैं जी, इसी डायग्राम को हम यूज़ कर लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये सपोज ये हमारे पास सेंटर है, और मैं ऐसे करके एक लाइन इधर और एक लाइन इधर ड्रा करता हूँ। तो ये जो एंगल बनेगा ना, इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, बात आपने मिक्स नहीं करनी। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। उसके बाद ये दो पॉइंट्स जो है ना, ये दो इसकी कह लो, इसके जो है वो बाजू कह लो या इसको आर्म कह लो इस एंगल के। अब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरी बाउंड्री पे कहीं भी कोई पॉइंट बना लेता हूँ, सपोज मैं ये पॉइंट ये लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इधर इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, और ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है। इधर मैं अगर इसके साथ, सॉरी ये लाइन यहाँ से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है, इसका ज्वाइन करता हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड। ठीक है, स्पेलिंग जो भी है, इंस्क्राइब्ड एंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसने जो सवाल किया है वो हम उसकी बात की तरह, इंस्क्राइब्ड एंगल की बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है। ठीक है, सेंटर से ये दो रेडियस बनाए और उसके बीच में हमने एक जो एंगल बना उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद
उस सेंट्रल एंगल से अगर सर्कमफेरेंस पे हम कोई भी पॉइंट लगाएं और उस पॉइंट पे एक ये और एक ये, उन दोनों को उस पॉइंट की तरफ ले जाएं, तो जहाँ पे जो एंगल बनेगा ना उसको कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, तो मेरे ख्याल में बात क्लियर होगी। अब हम उसके मुताबिक, जो उसने बात कही है उसके मुताबिक एक एंगल बनाते हैं। उसने कहा है कि अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल कहाँ से बनेगा, ऐसे बनेगा ये। तो सेमी सर्कल का सेंट्रल एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो आगे देखते हैं उसने क्या कहा है, यहाँ पे चलते हैं बुक की तरफ। द एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड एंगल कैसे बनेगा, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, जैसे सपोज ये पॉइंट है, इसको अगर आप इधर मिलाएंगे और इसको आप इधर मिलाएंगे तो देखें सेंट्रल एंगल की इस दोनों पॉइंट के साथ मैंने ज्वाइन किया है बाउंड्री से, तो ये हमारे पास इंस्क्राइब्ड एंगल बना है। और ये हमेशा याद रखेंगे 180 डिग्री पे जब हम इसका इंस्क्राइब्ड एंगल बनाएंगे, जब सेंट्रल एंगल 180 डिग्री होगा तो हमेशा परपेंडिकुलर एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, जिसको हम रेडियन में π/2 कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बात भी क्लियर होगी आपको कि इसका एंगल बनता है जी π/2, तो 90 डिग्री। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज हाउ मैनी टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ देखें ज़रा, हमारे पास यहाँ से इधर तक है एक रेडियस और दूसरा रेडियस है इधर से इधर तक। कहते हैं अगर दो रेडियस को मिला लिया जाए तो क्या बनेगा, वो इसका डायामीटर बनेगा। देखें ये ऐसी लाइन सेगमेंट, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसको डायामीटर बोलते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो लिहाजा अगर दो रेडियस मिला लिए जाएँ तो वो एक डायामीटर की लेंथ बन जाती है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। यहाँ देखें उसने यही कहा है, अ लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज हाउ मेनी टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस के दो, यानी कि दो रेडियस मिलाएंगे तो एक डायमीटर बनेगी। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखें जी 6 वाला, द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यहाँ देखें, यहाँ पे जो टेंजेंट बना है ये वाला, इसकी बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अच्छा ये देखें, तो टेंजेंट, और अगर हम इससे एक यहाँ पे रेडियस बनाएं, जिस जगह पे वो कहता है टेंजेंट लाइन पास हो रही है, और अगर हम एक उसका रेडियस बना दें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो आपस में क्या होते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा आप याद रखेंगे, ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 6 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 7 MCQ है, सर्कल हैविंग 3 पॉइंट इन कॉमन। यानी कि एज सर्कल जिसके 3 पॉइंट कॉमन होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, उनको कहते हैं ओवरलैपिंग। तो ये भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ इधर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं इसको, 3 सर्कल्स। ये देखें, एक हमारे पास ये सर्कल है सपोज, एक ये सर्कल है और तीसरा ये सर्कल है। ठीक है, तो अगर हम इसकी अब बात करें तो देखें 3 पॉइंट्स, ये देखें ये और ये पॉइंट्स, इनके क्या हैं, कॉमन हैं। तो इनको सर्कल्स को हम ओवरलैपिंग सर्कल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग सर्कल्स। तो ऑप्शन है जी हमारे पास ऑप्शन ए सही है इसका, ओवरलैपिंग सर्कल, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8, इफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर देयर सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर। तो इस तरह के सर्कल की बात कर रहे हैं। यहाँ देखें नीचे हम ड्रा करते हैं इसको, यहाँ पे ये सर्कल है हमारे पास 2, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला सर्कल है। यहाँ से ये यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये देखें इन दोनों के सेंटर हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्कल्स जिनके जो आउटसाइड पे एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, देखें यहाँ पे दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, 2 सर्कल्स टच ईच अदर देयर सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर कोलिनियर। देखें यहाँ पे ये देखें, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका, ये वाला
और ये इसका इन दोनों के सेंटर हैं, तो ये तीनों एक ही लाइन में कोलिनियर, जैसे ये हमारे पास एक लाइन है तो मैं बात करूं तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ए बी सी तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे मौजूद हैं, तो इसका सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तीनों एक ही लाइन पे मौजूद हैं। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन जो है वो राइट है, कोलिनियर पॉइंट्स एक ही लाइन पे मौजूद हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं जी 9 की। इसमें कहता था मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इससे पहले आपको पॉलीगॉन्स के बारे में, रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि आपको रेगुलर पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट देता हूँ। पॉलीगॉन ऐसी क्लोज शेप होती है जिसकी मोर देन 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। ऐसी क्लोज शेप हैविंग मोर देन 2 साइड इज कॉल्ड पॉलीगॉन। उसके अंदर सबसे पहली पॉलीगॉन ट्रायंगल आती है, और रेगुलर का मतलब है कि तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ किया, यानी कि ये और ये आपस में बराबर, इसको रेगुलर बोलते हैं। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल आ जाती है। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है जी, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगल भी आ जाती है, स्क्वायर भी आ जाता है, उसको आप क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 4 साइडेड क्लोज फिगर। उसके बाद पेंटागन आती है, ठीक है। तो उसकी साइड्स होती हैं जी, ये ट्रायंगल है, पेंटागन, ठीक है, 5 साइडेड। मैं इसको तरतीब से लिख, पेंटागन, यहाँ पे मैं लिखूँगा हेक्सागन, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा हेप्टागन, ठीक है, हेप्टागन, और यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्टागन, ठीक है। ये नीचे ये वाला जो है हम यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, इनकी तरतीब से मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे। ये ट्रायंगल 3 साइड्स होती हैं इसकी, ये क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स होती हैं, पेंटागन की 5 होती हैं, इसकी 6 होती हैं, इसकी 7 होती हैं और इसकी 8 होती हैं। और जो वर्ड उसने रेगुलर का यूज़ किया, रेगुलर का मतलब है कि उनकी लेंथ जो है ना, जितनी, अगर 5 साइड है तो 5 की एक जैसी, 8 साइडेड है तो 8 की एक जैसी, 7 है तो 7 की एक जैसी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं जी रेगुलर। तो ये है पेंटागन 5 साइडेड क्लोज फिगर, ये है हेक्सागन 6 साइडेड क्लोज फिगर, हेप्टागन 7 और ऑक्टागन 8। अब यहाँ पे हम उसने बात की है एक्सटर्नल एंगल की, तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, यहाँ पे एक बात देख लें कि सवाल आपसे ये पूछा जाता होता है। यहाँ पे मैं हेक्सागन एक ड्रॉ कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ रेगुलर हो। ये देखें यहाँ से ऐसे नहीं, ऐसे करके बना लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से हेक्सागन एक ड्रॉ करता हूँ, 6 साइडेड क्लोज फिगर होती है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से एक साइड ये बना लेते हैं। सॉरी, ये पेंटागन बन गई है। हेक्सागन बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे देखें, इसकी साइड्स हैं ये 2 और 2 4 और ये 2 6 का साइड। वैसे ये रेगुलर नहीं बनी क्योंकि ये वाली जो है ना वो थोड़ी सी छोटी लेंथ बनी है इसकी साइड की। अच्छा, ये 6 साइडेड क्लोज फिगर है। इसके ये वाले जो एंगल है ना, इनको बोलते हैं इंटरनल एंगल, इनको बोलते हैं इंटरनल एंगल। ये वाले हमारे पास क्या हैं, इंटरनल एंगल हैं ये। अच्छा, अब अगर इसको मैं यूं करके ड्रा करता हूँ, ऐसे सीधी लाइन ड्रा करता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ये, उसने पूछा ये एंगल कितना है हमसे, एक्सटर्नल एंगल पूछा उसने, ठीक है। हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन का एक्सटर्नल एंगल उसने हमसे पूछा है। तो अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, यानी कि इंटरनल कितना है, तो हम बाहर वाला बता सकते हैं। कैसे? वो इसलिए बता सकते हैं कि देखें, ये हमारे पास है पूरी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। अच्छा, तो अगर ये 180 डिग्री होता है तो जे एंगल पता चले, सपोज हमें, मैं कहता हूँ जी ये 60 डिग्री है, तो बाहर वाला कितना होगा, क्योंकि टोटल होता है 180, तो 180 में से 60 कर दो माइनस, तो ये 120, तो ये बाहर वाला होगा एक्सटर्नल एंगल 120 का। तो हम चेक करते हैं कि इसका इंटरनल एंगल कितना होता है। अच्छा, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके इंटरनल एंगल का सम कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक फार्मूले की मदद से फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत आसान काम है। आपने क्या करना है जी, आपने लिखना है जी n - 2 × 1
80। अच्छा, जब आप ये करेंगे तो इससे आपको ना टोटल एंगल यानी कि ये जो 6 एंगल हैं इनका सम जो है ना यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? n है नंबर ऑफ साइड्स, कितनी है? 6। 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो आपको पता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 180 कितना होता है जी? 720 डिग्री होता है। ठीक है, तो 720 डिग्री है इसका टोटल एंगल हेक्सागोन। इसी तरह आप तो हेप्टा का, ऑक्टा का, पेंटा का फाइंड कर सकते हैं। पेंटा होगा तो 5 माइनस 2 कर लेंगे, हेक्सा होगा 6, हेप्टा होगा तो 7 माइनस 2, ऑक्टा होगा तो 8 माइनस 2। इनका इंटरनल एंगल सम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये चूंकि रेगुलर होती हैं, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल 180 है तो रेगुलर होती हैं, इसलिए हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। और कैसे आया था? ये 180 को 3 पे डिवाइड किया था, 60 डिग्री आ गया था। तो बिल्कुल इसी तरह से 720 को आप डिवाइड कर देंगे कितने पे? क्योंकि 6 साइडेड है तो 6 पे डिवाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल में आप इसको डिवाइड करेंगे तो 120 आंसर आएगा। तो हर एक इंटरनल एंगल कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब टोटल है 180, तो 180 में से जब 120 माइनस करेंगे, यहाँ देखें 120 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। तो ये एक्सटर्नल एंगल जो हेक्सागोन होती है उसका एक्सटर्नल एंगल होता है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रेडियन में कर लें, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हैं। अब वहाँ पे ऑप्शन मेरे ख्याल में रेडियन में दिए हो तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत आसान तरीका है जी, पाई ओवर 180 कर लें। ठीक है, तो 6 0 से 0 कट कर दें और 6 3 18 होता है, तो ये पाई बाय 3। तो एक्सटर्नल एंगल जो रेगुलर हेक्सागोन होती है, ये मैंने वैसे आपको डायरेक्ट बता सकता था आंसर, मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि ऑप्शन वहाँ पे क्वेश्चन कोई और भी आ सकता है, पेंटागन का पूछा जा सकता है, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा कोई भी पूछा जा सकता है। तो आप इस फार्मूले की हेल्प से आप उसको फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऑप्शन की तरफ आते हैं, कौन सा था? ये वाला। द मेजर ऑफ एक्सटर्नल ऑफ एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज पाई बाय 3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है इफ द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर्स ऑफ अ सर्कल कोइंसाइड द ट्रायंगल इज, तो कहते हैं कि कोई सर्कल का इन सेंटर और सर्कम सेंटर कोइंसाइड हो तो हम उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? तो ये इधर ज़रा देख लें, ये कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी स्पेस बनाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इनको हटा देता हूँ अब मैं यहाँ से। अच्छा, ये बात कर रहा है जी एक्चुअली, यहाँ पे देखते हैं, हम सर्कल बनाते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, सर्कम सेंटर और इंस्क्राइब सर्कल ये वाले होते हैं, ये वाला इंस्क्राइब सर्कल होता है, ये वाला, ये ऐसे इसके इसमें से पास होना था, और ये होता है सर्कम सर्कल। ये कहते हैं अगर इन दोनों के सेंटर सेम है तो वो ट्रायंगल कैसी होगी? तो वो ट्रायंगल इक्विडेंटल होगी, यानी कि उसके तीनों साइड्स लेंथ में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसका ऑप्शन है जी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उसके बाद देखें द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, तो ये देखें अब हमारे पास फार्मूला मौजूद है, चलते हैं जल्दी से उसको फाइंड करते हैं। देखें ऑक्टागन का फाइंड करना है, तो ऑक्टागन ये मैंने लिखा 8 साइडेड, देखें 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 180। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, 6 0 0 8 6 48, 4 और 6 1080, 1080 डिवाइडेड बाय, सिंगल एंगल फाइंड करना है तो कितनी साइड्स होती हैं? 8। इसको 8 पे कर दें डिवाइड। जब आप इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ से डिवाइड कर लेता हूँ इसको जल्दी से, 1080 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ रहा है जी 135 डिग्री। तो सिंगल एंगल है जी 135 डिग्री। तो एक्सटर्नल फाइंड करना है तो 180 में से 135 कर देंगे माइनस, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 45 डिग्री। ठीक है,
तो 45 डिग्री। अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये π/4 के इक्वल होता है। चलें अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं और आंसर बता देते हैं उनको जल्दी से। यहाँ पे देखें जी π/4 पहला ही ऑप्शन इसका मौजूद है। तो रेगुलर जो ऑक्टागन होती है उसका एक्सटर्नल एंगल π/4 का होता है। टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर, सर्कल के एंड डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं, यहाँ देखें ये हमारे पास सर्कल मौजूद है। मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है जी उसका डायमीटर सर्कल का, ये यहाँ से मैं थोड़ी सी स्पेस बनाता हूँ, ठीक है। लें जी ये हमारे पास डायमीटर, इसका एंड पॉइंट एक ये है, एक इधर से टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं हम जल्दी से, और एक इधर से ड्रॉ कर देते हैं। तो कहता है कि वो टेंजेंट कैसी होती हैं, तो ज़रा देख के मुझे बताइएगा। ये टेंजेंट दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये एमसीक्यू भी मेरे ख्याल में क्लियर हो गया है। आप कह रहे होंगे कि इतने देर में एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं साथ साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्चुअल हैं, बाद में आपको भूल भी सकते हैं, इसलिए बात साथ में डायग्राम बना के क्लियर करवा रहा हूँ। अच्छा, तो पैरेलल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। उसके बाद देखें द लेंथ ऑफ द टू ट्रांजिटिव टेंजेंट टू द पेयर ऑफ द सर्कल आर। तो अब दोबारा से एक एमसीक्यू उसी तरह का आ गया, तो हम बनाते हैं जी ट्रांजिटिव टेंजेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रेज करते हैं अब। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे ट्रांजिटिव टेंजेंट जो है ना वो ड्रा की हैं। तो यहाँ देखें आपको दिखाई दे रही होंगी ये वाली जो हैं, ये ट्रांजिटिव टेंजेंट होती हैं, ऐसी टेंजेंट्स जो इस तरह से कॉमन होती हैं और इस तरह से कट करके जाती हैं। तो कहता है इनकी लेंथ जो है कितनी होगी। अब लेंथ आपने यहाँ से यहाँ तक मेजर नहीं करनी होती, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक करनी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी मेजर कर लो या फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी मेजरमेंट कर लो, ये लेंथ में बराबर होती हैं, ठीक है। इनको ट्रांजिटिव टेंजेंट बोलते हैं और ये लेंथ में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखें इसमें क्या है, द लेंथ ऑफ अ टू ट्रांजिटिव टेंजेंट्स टू द पेयर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, कहाँ गया, ये ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि सर्कल के बाहर अगर हम कोई पॉइंट बनाएं, तो यहाँ से मैं इसको रेज करता हूँ। सर्कल के बाहर अगर वो कहता है कोई पॉइंट बना लें, सपोज मैं यहाँ पे ये पॉइंट बना ली, तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं जो इस पॉइंट से पास भी हों और टेंजेंट भी होनी चाहिए। तो वो है जी, ये देखें सपोज ये पॉइंट हम इधर ही बना लेते हैं, ठीक है। एक ये टेंजेंट लाइन है और दूसरी टेंजेंट लाइन कौन सी होगी, दूसरी टेंजेंट लाइन ये वाली होगी, ठीक है, इस तरह से। तो अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे कितनी टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं, दो टेंजेंट्स ड्रा की जा सकती हैं। तो यहाँ देखें जी ऑप्शन की तरफ, तो इसका ऑप्शन जो है 2 है, बी ऑप्शन सही है। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रा फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल 2। उसके बाद है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई देन द सर्कल विल बी। तो ये हमने ड्रा किया था, मैं देखता हूँ डायग्राम अगर मौजूद है, तो डायग्राम वैसे नहीं है। तो इस तरह से मैंने हम सर्कल ड्रॉ किए थे। यहाँ पे एक सर्कल ऐसे बनाया था, दूसरा ऐसे जो आउटसाइड टच कर रहा था, तो उसका जो सेंटर है ये देखें इस तरह से। तो ये कहता है कि अगर इन दोनों के रेडियस को मिला लिया जाए तो क्या बनेगा, डायामीटर बन जाए। ये देखें ये ये जितनी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसको ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये बन जाता है उसका डायामीटर। तो वो सर्कल क्या हो रहे होते हैं, आउटसाइड एक दूसरे को फिर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे होते हैं, टचिंग आउटसाइड। तो ऑप्शन पे देखें टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, वो एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। तो इसी का दूसरा एमसीक्यू है, इसी ये दोनों सेम है। इफ़ द टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखें हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द टू टची सर्कल। तो टच करते हुए सर्कल से कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। तो ये देखें एक तो यहाँ से ड्रॉ की जा सकती है टेंजेंट नंबर 1। उसके बाद एक ये इन दोनों की कॉमन टेंजेंट है 2, और एक इधर सेंटर से पास करवाई जा सकती है टेंजेंट।
तो अगर वो आउटसाइड 3 टच कर रहे हैं, आउटसाइड टच कर रहे हैं सर्कल, तो उसमें से 3 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। तो ऑप्शन इसका जो है वो ये वाला सही है कि 3 टेंजेंट। उसके बाद हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ फॉर 2 डिसजॉइंट सर्कल्स। डिसजॉइंट का मतलब है कि वो आपस में टच नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये 2 सर्कल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। सर्कल रेज हो गया, चलें दोबारा ड्रा कर लेते हैं। तो ये देखें एक सर्कल आ गया जी हमारे पास, ये वाला। तो इससे कितनी कॉमन बनाई जा सकती है? इससे कॉमन ड्रॉ की जा सकती हैं जी 1-2 ट्रांजिटिव टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। ये देखें ये वाली, ठीक है। दूसरी टेंजेंट जो है ये वाली ट्रांजिटिव टेंजेंट है, ये यहाँ से 2 हो गई। उसके बाद ये वाली टेंजेंट कॉमन बनाई जा सकती है इनसे, ये दरम्यान में चली गई, ये ऊपर यहाँ से गुजरनी चाहिए, ठीक है। टेंजेंट लाइन है ये, सेकंड नहीं है, ये भी फिर नीचे ही आ गई यहाँ से। अच्छा, दूसरी ये वाली की जा सकती है। तो कितनी टेंजेंट हो गई? 2 ट्रांजिटिव हो गई और 2 ये वाली होगी, तो ये टोटल 4 टेंजेंट्स जो है वो ड्रा की जा सकती हैं अगर सर्कल जो है वो डिसजॉइंट हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे MCQ समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लें ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए और इनकी प्रैक्टिस करें, और जो मैंने फार्मूले बताए हैं वो आप अच्छी तरह याद रखें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।